हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और यहां बात करेंगे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक खास फैसला दिया है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देने का, और कहा है कि ये सब फैसला जो है ना स्पेशल मैरिज एक्ट में जो भी बदलाव है वो संसद को करना चाहिए और उसी को अधिकार है। तो इस पर जानेंगे डिटेल में, इंपॉर्टेंट है। ओडिशा और त्रिपुरा दो राज्यों के गवर्नर चेंज हो गए हैं, कौन नया है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सब समझेंगे। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। इस रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो किस फसल की कितनी है एमएसपी, होता क्या है और कैसे सरकार इस पर डिसीजन लेती है, ये भी बात करेंगे। फिडे अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने जीत हासिल की है, इंपॉर्टेंट एक खबर है। ओलंपिक गेम्स में 5 नए जो खेल हैं वो सब शामिल हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं खेले जाते थे। तो इन पर बात करेंगे और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर होगा रघुवर दास। ठीक है, क्या नाम है? रघुवर दास। और वो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको उड़ीसा का नया गवर्नर अपॉइंट किया, नियुक्त किया है। और किसकी जगह ले रहे हैं? वो गणेशी लाल की जगह ले रहे हैं। ठीक है, रघुवर दास फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हालांकि गवर्नर के पद पर जाते ही ये सारे पद उनके जो राजनीतिक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, कब से कब तक वो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 2014 से 2019 तक यहाँ पर ये झारखंड है और पड़ोस में ही ओडिशा, जहाँ के वो अब गवर्नर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ओडिशा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन कुमार। ओके, राजधानी है भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा का नया गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर होगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, दोनों राज्यों के गवर्नर के बारे में है इन्फॉर्मेशन। और इंद्रसेना जो रेड्डी नल्लू हैं वो बीजेपी लीडर हैं तेलंगाना के, तो उनको अब त्रिपुरा का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। किसकी जगह ले रहे हैं वो त्रिपुरा में? तो सत्यदेव नारायण आर्य की। ठीक है, त्रिपुरा कहाँ पर है? प्यारा भारत है उसमें, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है त्रिपुरा। ओके, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह, और राजधानी है अगरतला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ओके, तो संविधान के अनुच्छेद 155 में यह जिक्र है। एक और बात, और जो डिटेल है कैसे नियुक्ति होगी वगैरह वगैरह, उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 157 यानी 157 में बताया गया है। उसके अनुसार एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किसी राज्य विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, मतलब पहले त्यागपत्र देना होगा तभी वो ज्वाइन कर सकता है व्यक्ति, और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, तब ये नियुक्ति होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वक्त का होता है? 5 वर्ष का होता है, और वो राष्ट्रपति की मर्जी पर पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है, अगर वो सलाह दे देता है राष्ट्रपति को कि इनको हटा दिया जाए किसी गवर्नर को, तो हटा दिया जाएगा तुरंत ही। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति की तरह राज्य का जो हेड होता है ना, वो गवर्नर होता है, राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, और वो अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसकी सहायता और सलाह पर करता है कोई भी डिसीजन। ओके, मंत्रिमंडल की सलाह पर। चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि या कहें राजदूत कौन बने हैं? किसे नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने नया? आंसर होगा अरिंदम बागची। इनका नाम अक्सर आपने सुना होगा, मैंने कई बार लिया हुआ है। ये अब तक यानी इससे पहले तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे। ठीक, तो अब वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और
अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके लिए भारत के राजदूत या कहें अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। इससे पहले यहाँ पर कौन थे, तो इंद्र मणि पांडे, तो उनकी जगह पर इनको जिनेवा या स्विट्जरलैंड में वहाँ यूनाइटेड नेशंस के लिए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये रहा फोटोग्राफ इनका 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ओके, और इन्होंने इससे पहले यानी विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता थे अभी तक, उससे पहले वो क्रोएशिया में राजदूत रह चुके हैं, श्रीलंका में उप उच्चायुक्त रह चुके हैं, काम कर चुके हैं वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि जिनेवा की बात क्यों हो रही है। अक्सर बात तो होती थी यूनाइटेड नेशंस में जो न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर उसकी होती थी, तो ये जिनेवा का क्या मामला है। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको जान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 1945 में। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कायम रखना, उनका नज़र रखना। मुख्यालय इसका यानी यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में है यानी यूएसए में है। हालांकि इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है जिनेवा में। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय न्यूयॉर्क में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं या कहें एम्बेसडर हैं वो है रुचिरा कंबोज, जबकि जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में जो ऑफिस है और तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं अरिंदम बागची। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में 2 अस्थायी प्रतिनिधि हुए, एक हुई कौन, रुचिरा कंबोज जो कि हेडक्वार्टर में है यानी न्यूयॉर्क में, और दूसरे हैं अरिंदम बागची जो कि जिनेवा में ऑफिस में है। अब जिनेवा वाले ऑफिस के बारे में भी जान लें। देखिए, जिनेवा में लगभग 40 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 180 अस्थायी मिशन है। इसके अलावा 400 से अधिक गैर सरकारी संगठन हैं। इनमें कौन कौन से, देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNAIDS, UNHRC इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जैसे बहुत सारे जो संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा में है। वहीं से ये सारे काम होते हैं और इसी वजह से जिनेवा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। जिनेवा है कहाँ पर, एक बार मैप के ज़रिए आपको बताते हैं। प्यारा भारत है अपना इस मैप में। और अब चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में यहाँ पर रहा ये स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड में ही है जिनेवा। तो स्विट्ज़रलैंड वो चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है और ये है लैंड लॉक्ड कंट्री। एक तरफ इटली है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, एक तरफ जर्मनी है, फिर दूसरी तरफ है फ्रांस। ठीक है, तो यहीं पर है जिनेवा और वहीं पर जो यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया है, अरिंदम बागची को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि PDF अवेलेबल है, डेली का PDF वीडियो होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी तैयारी हो पाएगी आपकी शानदार इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। और इसके ज़रिए क्या मिलता है, अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ है अवेलेबल इसी प्लान के तहत तमाम एग्जामिनेशन के। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए किस अधिनियम के बारे में कहा कि बदलाव करना संसद का काम है? आंसर का इसका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदी में कहेंगे इसे विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है, तो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कब? 17 अक्टूबर को। और 5 जजों की ये संविधान पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, और उसने कहा कि
कोर्ट जो है ना वो स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या करके उसे लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। अदालत ने साफ तौर पर शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना है और इस फैसले के अनुसार समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का भी अधिकार नहीं है किसी बच्चे को। तो 5 जजों की संविधान पीठ थी। कौन कौन से जज थे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, दूसरे जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। तीन सब जजों की संविधान पीठ थी। क्या था मामला? मामला ये था कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने ये कहा था कि भारत एक विवाह आधारित संस्कृति है और LGBT यानी समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर जोड़ों को वही अधिकार दिए जाने चाहिए जो किसी भी विषम लैंगिक जोड़ों के पास है, जैसे पति पत्नी का जो दर्जा है वो स्त्री पुरुष को जो मिलता है। इनका कहना था कि पुरुष अगर शादी करते हैं तो उनको भी विवाह की मान्यता कानूनी तौर पर दी जानी चाहिए और फाइनेंस और बीमा से मुद्दे जो हैं, विरासत, उत्तराधिकारी फैसले, यहाँ तक कि गोद लेने, सरोगेसी के मामले भी उनको अनुमति होनी चाहिए और इसके लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बदलाव किए जाने चाहिए या फिर उसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े जाने चाहिए जिससे उनके साथ भेदभाव ना हो। उनका कहना था कि अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव ये इसमें है विशेष विवाह अधिनियम में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़े पैमाने पे खारिज कर दिया। बड़े पैमाने पर क्या मतलब कि ये कि शादी की कानूनी मान्यता नहीं दे सकते हैं, ये कहा है। लेकिन बहुत सारे अधिकारों की बात कही है जो LGBT कम्युनिटी है, यानी समलैंगिक जो कम्युनिटी है, उन सब के लिए क्या क्या कहा है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि समलैंगिक जोड़ों के साथ कोई भेदभाव ना हो, लोगों को उनके प्रति जागरूक करें, उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाए जाने चाहिए। किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वो इसके बारे में समझने योग्य हो। बचपन में ही अगर उभयलिंगी है तो उसके एक से सेक्स चेंज ना कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन नहीं दिया जाए। उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए और ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज हो। मतलब सीधे उनके खिलाफ FIR दर्ज ना हो पाए कि ये दोनों जो हैं वो पुरुष हैं या फिर महिला हैं और अप्राकृतिक यौनाचार में इन सब में संलिप्त हैं, इसलिए हम इन पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई न किया जाए, पहले जांच वगैरह कर ली जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये सब बातें कही हैं। समलैंगिकों की जो मेन डिमांड थी उसको खारिज कर दिया है, कहा कि संसद का काम है कानून में बदलाव करना, विशेष विवाह अधिनियम में। ये सब सवाल आपके सामने आएंगे। एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए और देश के कैबिनेट सेक्रेटरी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी होनी चाहिए और ये कमेटी सेम सेक्स कपल उनकी परेशानियों को देखेगी, लेकिन ये उनकी शादी की मान्यता के मामले में दखल नहीं देगी। ठीक है, मान्यता देना ना देना ये संसद का काम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि की है। तो 2024-25 सीजन के लिए गेहूं की MSP क्या है या गेहूं का MSP क्या है? आंसर का 2275 रुपये प्रति क्विंटल। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 19 अक्टूबर को ये फैसला किया। क्या फैसला किया? तो 6 रबी फसलों की MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा देना। ठीक है, और ये जो रबी मार्केटिंग ईयर है 2023-24 उसके लिए ये होगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं पूरी लिस्ट। ठीक है, एक तो अनुराग ठाकुर जो कि IB मिनिस्टर हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ोतरी की गई है। पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ, फिर आगे बताएंगे आपको रबी फसलें क्या होती हैं, खरीफ क्या होती है फसलें
और एमएसपी कैसे तय होता है ये भी आगे बताएंगे। तो गेहूँ उसका जो एमएसपी था 23-24 में वो 2225 रुपये प्रति कुंटल था, जो कि बढ़ाकर अब 2275 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। जौ का बढ़ाकर 1850 रुपये प्रति कुंटल, चना का 5440 रुपये प्रति कुंटल, दाल मसूर का 6425 रुपये प्रति कुंटल, रैपेसीड और सरसों ये 5650 रुपये प्रति कुंटल और कुसुम का 5800 रुपये प्रति कुंटल। ये एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस आंकड़े में कई वेबसाइट पर गलत आंकड़े दिए हुए हैं, तो वो आप ध्यान रखना। हो सकता है आपको कि 2125 आपको दिखाई दे कई जगह, तो वो गलत है। ये मैं फ़ोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। अनुराग ठाकुर जो आईबी मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने सामने पेश किया हुआ है, बताया हुआ है कि 2275 रुपये है वीट का यानी गेहूं का ये कीमत। ठीक है, बाकी अन्य ये सब रहे। ओके, तो न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। यहाँ क्या बात आ रही है कि सेंटर राइजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप्स, फार्मर्स अनहैप्पी। किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार चाहे भले ही कहे कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जो किसानों की लागत है उसका डबल है, ऐसा नहीं है। ऐसा किसानों का कहना है कि हम इससे अनहैप्पी हैं। अब समझते हैं कि रबी की फसलें होती क्या हैं। रबी की फसलें की जो बुआई है ना वो मुख्य तौर पर अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। रबी की फसलों को उगाने के लिए कम तापमान और फसल के पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, दाल, सरसों, मतलब मसूर दाल, सरसों, कुसुम, ये सब चीज़ें हुई। अच्छा, कुछ महीने पहले खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी, कुछ महीने पहले। तो ये एमएसपी खरीफ फसलों की है जो सरकार ने बढ़ाया था। और तो खरीफ फसल किसे कहते हैं? उन फसलों को कहते हैं जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास उसको काट लिया जाता है। और इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान, ह्यूमिडिटी और पकते समय ड्राई वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन और अन्य चीज़ें। तो अब बात कर लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में। एक फसल के लिए एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार को, मतलब फसल जो है ना वो मतलब किसान बेचता है, उस कीमत पर सरकार खरीदती है। और ये एमएसपी जो है मार्केट प्राइस के विकल्प के तौर पर काम करती है और ये किसानों को सुनिश्चित करता है कि उनको उनका मेहनताना मिले, ताकि खेती की लागत और जो अन्य जो लाभ हैं वो सब वसूल हो सके। एमएसपी तय करके सरकार जो है वो फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने का काम करती है। और तो बेसिकली एमएसपी का मतलब ये हो गया कि मार्केट में एक अपनी तरफ से मिनिमम प्राइस तय कर देना कि ये मिनिमम प्राइस है, इस पर तो हम खरीद ही रहे हैं और मार्केट में जो दूसरे लोग हैं वो उस कीमत पर या उससे ज़्यादा खरीदें तो बेहतर होगा। ये है मकसद पूरा। ओके, और इससे किसानों को एक ही जगह बिक जाता है सारा उनका जो अनाज है वो। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि केवल 6% किसान ही एमएसपी का फ़ायदा ले पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में एमएसपी पर अनाज की खरीद नहीं होती है। जैसे बिहार की बात करें तो न्यूज़ भी देख रहे हैं आप 6% के बारे में। अब सवाल है कि क्या सभी कृषि उत्पादों पर एमएसपी होता है क्या? नहीं, देखिए सरकार सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एमएसपी लागू नहीं करती है। केवल 23 तरह की फसलें हैं और उन पर यानी खरीफ और रबी मिलाकर 23 तरह की फसल है, उसको एमएसपी की घोषणा करती है। एमएसपी पर सरकार खरीदती है अनाज। केंद्र सरकार जो है ना वो देश की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए इन अनाजों को खरीदती है, ताकि पूरे देश में पूरे साल अनाज की किल्लत ना हो। तो एमएसपी में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? तो देखिए 7 प्रकार के अनाज हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 तरह की दालें हैं, चना, अरहर या कहें तूर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 तरह की तिलहन है,
जैसे रेपेसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, राम तिल। और 4 तरह के व्यावसायिक फसलें हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स, कपास, गन्ना, गोला, कच्चा जूट। ठीक है, तो ये सब है एमएसपी में आने वाले जो फसल है वो। अब आपके मन में होगा सवाल कि एमएसपी कैसे तय किया जाता है। तो इसकी घोषणा तो केंद्र सरकार करती है और इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CAPC उसकी सिफारिशों पर अपना फैसला बनाती है। और CACP उसकी स्थापना हुई थी 1956 में, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग उसकी, और उसी के आधार पर ये एमएसपी तय होता है। कैसे ये दिया जाता है एमएसपी? तो कई तरह की चीज़ें हैं, उसको देखा जाता है किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई क्या है, उत्पादन की लागत कितनी आई है, मार्केट प्राइस के बदलते जो ट्रेंड्स हैं यानी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वो क्या हैं, ओके, और कृषि और गैर कृषि जो बिजनेस है उन सब में क्या कीमतों का उतार चढ़ाव ये सब हो रहा है, उत्पादन की लागत पर मार्जिन मिनिमम 50% तो मिलनी ही चाहिए किसानों को, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। हालांकि तमाम जो किसान संगठन है उन सब ने एक बार फिर से कहा है कि जो एमएसपी है वो जितनी लागत है, वास्तविक जो खर्च है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है किसानों को। तो ये मोटा मोटी पूरी बात आपने समझ लिया, ओके। इस देश के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किन नए खेलों को शामिल करने का फैसला किया है? मतलब पहले से जो खेल चले आ रहे हैं वो तो होंगे ही, साथ में कौन से हैं? तो टोटल 5 खेल हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओके। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल ये एक ही है, दूसरा है लैक्रोस, तीसरा क्रिकेट है, चौथा है स्क्वैश है और 5वां है फ्लैग फुटबॉल। तो ये देख लीजिए आप, ये 5 जो गेम्स है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इन सब को शामिल किया गया है जो उसमें अब खेले जाएंगे ओलंपिक गेम्स में। पेरिस में नहीं होगा बल्कि होगा लॉस एंजल्स जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर आयोजित हो रहा है 2028 का जो ओलंपिक गेम्स है उसमें ये शामिल किया जा रहा है, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात, क्रिकेट जो है ना वो उसमें 6 टीमें होंगी, क्रिकेट की जो आयोजन होगा उसमें। और हाँ, क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए 6 टीमें होंगी, 6 टीम होंगी केवल। उसके लिए ICC को क्वालिफायर के रूप में फैसला करना होगा, मतलब 6 टीम ही, मतलब अलग अलग जो आयोजन होते हैं उसी के ज़रिए उन 6 टीमों को का चयन किया जाएगा और उसी के गेम्स होंगे ओलंपिक में, ठीक है। आपको पता होगा कि ओलंपिक गेम्स में सीधे कोई खिलाड़ी नहीं जा सकता है या कोई देश सीधे नहीं भेज सकता है किसी को, बल्कि अलग अलग स्तर पर, जैसे एशियन गेम्स होते हैं, इसी तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उन सब में पॉइंट्स मिलता है, उसी के आधार पर खिलाड़ियों को क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो फिर वो ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई कर पाते हैं, वो खेलने के लायक हो पाते हैं, ओके। तो इस बार ओलंपिक में क्रिकेट को 128 साल बाद वहाँ शामिल किया जाएगा, मतलब खेला जाएगा। इससे पहले वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें क्रिकेट आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ है आयोजन? आंसर है इसका मुंबई, ठीक है। मुंबई में आयोजन हुआ, कब से कब तक? तो 15 से 17 अक्टूबर तक। ये देख रहे हैं आप, ये फोटोग्राफ। और इस दौरान उद्घाटन समारोह के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे वहाँ पर, ओके, उद्घाटन के दौरान। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1936 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसके लिए भारत की तरफ से दावेदारी भी पेश की। हालांकि इस पर फैसला जो है ना वो बाद में होगा, इन्होंने औपचारिक रूप से बोल दिया है अभी, ठीक है। और ये हैं ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, इनका नाम क्या है? थॉमस बाच, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। मुख्यालय लॉजेन में स्विट्जरलैंड में है और थॉमस बाच वो 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका
17 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ओके, तो ये है थीम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस यानी इंटरनेशनल शेफ डे कब मनाया जाता है? आंसर का 20 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? बढ़ते हुए महान रसोइये यानी ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स। ओके, उद्देश्य ये कि जो स्वस्थ खाना है, बेहतर खाना है, उसको बनाने के लिए बेहतर ढंग से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए और जो शेफ लोग हैं उनके काम को सम्मान दिया जाए। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने फिडे अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है? आंसर होगा इसका रौनक साधवानी। क्या नाम है? रौनक साधवानी। न्यूज़ आप देख रहे हैं। और अभी आयोजन हुआ हाल ही में, अक्टूबर में इटली में इसका आयोजन किया गया। तो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं रौनक साधवानी, उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है। 17 साल के हैं और नागपुर यानी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे लगता है आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होगा ये। और डेली देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।